मलखान अपना भाला तो लेते जाओ, इस भाले को तो लेते जाओ, कैसे लड़ोगे? तब मलखान ने मुस्कुराते हुए आला से कहा, भैया देखो वह सिंह निहत्था ही गर्जना कर रहा है, फिर आप ही कहो मैं हाथ में शस्त्र लेकर कैसे जा सकता हूं। तो अभी तक हमने बात करी कैसे मलखान और पारस का ये अद्भुत समर हुआ। मलखान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 22 बार पारस पर आक्रमण किया, पारस पर चोट कीनी, लेकिन पारस भी कोई साधारण वीर नहीं था। पारस की भी शिक्षा दीक्षा उस समय महाभारत के युद्धों का रहस्य जानने वाले अंतिम गुरुओं से हुई थी। तो पारस का ये पराक्रम कम नहीं था और ऊपर से महादेव का वरदान। और तो पारस पत्थर का दिन में रहता था, रात में मनुष्य हो जाता था। इसमें बहुत सारा रहस्य है, काव्यात्मक भी है, कल्पित भी है और सत्य भी है। इस पर मैं अगर चर्चा करूंगा तो ये पूरी वीडियो इसी पर ही बन जाएगी, तो मैं अभी इस पर बात नहीं करूंगा। आगे मलखान और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध होगा तो मैं इस पर विस्तार से पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि वास्तव में ये है क्या। क्योंकि मलखान को भी एक वरदान था कि मलखान किसी के मारे नहीं मर सकते थे। कब तक? जब तक कि उनके पैर में जो पदम था, अगर उनके पैर में चोट न की जाए तो मलखान नहीं मारे जाते। तो ये सब रहस्य कैसे आए, कैसे बने और इनका सत्यता क्या है, इस पर मैं हर तरफ से बात करूंगा। क्योंकि इनको सिर्फ कपोल कल्पना कह देना भी शायद इनके साथ न्याय नहीं है। तब उस दिन मलखान के साथ युद्ध संपन्न करके पारस अपने गढ़ में लौटते हैं, अपने अंतपुर में पहुंचते हैं। कमला ने पैर धोए, आचमन कराया, तब भोजन इत्यादि सब संपन्न करके तब कमला ने देखा आज अलग ही श्रम और निराशा दिखाई दे रही थी पारस के मुख पर। क्योंकि घाव भले ही न हुए हों, लेकिन मलखान ने आज पारस की नस नस ढीली कर दी थी। तब कमला बोली पारस से, हे स्वामी, न जाने कितने विकट युद्धों से लौटने पर मैंने आरती का थाल लेकर आपका स्वागत कीना है, लेकिन ऐसी निराशा मैंने आज तक आपकी आंखों में नहीं देखी, ऐसा श्रम आज तक मैंने आपके मुख पर नहीं देखा। आपके भुजदंड कभी किसी युद्ध में थके हों ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। फिर आज ऐसे कौन से वीर योद्धा से रणभूमि में आपका परिचय हो गया जिसे आप अपने हाथी की सूंड में बांधकर घसीटते हुए इस ब्रिया के गढ़ में नहीं ला सके? ऐसा कौन सूरमा आपसे आज रणभूमि में भिड़ गया जिसने आपको ऐसा श्रम दे दिया? किसकी माता ने वो नाहर पैदा कर दिया जो आपकी तलवार के वार को सह गया? तब पारस बोले कमला से, आज समर मलखान वीर से बाजी खूब रोज तलवार, आज तलक ऐसो बलि योद्धा हमको नाय मिलो सरदार। आज रणभूमि में मेरा मुकाबला सिरसागढ़ के वीर मलखान से हुआ है। मैंने भी आज तक न जाने कितने बड़े बड़े रणभट्ट योद्धाओं को अपने हाथी के पैरों तले रौंद दिया है, लेकिन वो वीर मलखान न जाने किस मिट्टी से बना हुआ है कि 22 बार मेरी चोट को अपनी छाती पर सह गया, अपनी छाती पर झेल गया। ऐसा वो योद्धा है कि जब युद्ध करता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव ही आज रणभूमि में रण तांडव करने उतर आए हों। आज मेरा युद्ध मलखान से हुआ है। जैसे ही मलखान का नाम कमला ने सुना, एकदम से कमला गई सनाखों खाए, कमला को चक्कर आ गए। क्या कहा आपने? आपका युद्ध भैया मलखान से हुआ है? कमला बोली तब पारस से, बच आए तुमरे भाग्य पार। हे स्वामी, अगर आपका युद्ध भैया मलखान से हुआ है तो आप बच आए, इसको अपना सौभाग्य कहो। इसमें आपकी सूरवीरता नहीं है, ये महादेव के वरदान की अनुकंपा है कि मैं आपके दोबारा दर्शन कर पा रही हूँ। वो वीर मल्हारो सिरसा वारो, बात से कोई न पावे
है पार। एक बार भैया मलखान क्रुद्ध होकर अपने भाले का वार किसी पर कर दे तो वो बच जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ऐसा कोई बख्तरबंद नहीं बना, ऐसी कोई ढाल नहीं बनी जिसको भैया मलखान की तलवार न चीर दे। जिस मलखान ने केवल 12 वर्ष की अल्प आयु में ही महोबा के एक खूंखार सिंह को पकड़कर उसके जबड़े सहित उसको चीर दिया था, उसके सामर्थ्य की, पराक्रम की तुलना किससे की जा सकती है। मलखान ने ऐसा एक बार पराक्रम दिखाया था महोबा में। महोबा में क्या होता था कि हर वर्ष प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। ऐसा उस समय हर राज्य में किया जाता था, अपने अपने राज्य को यह दिखाने के लिए कि हमारे राज्य में बड़े बड़े सूरमा हैं। तो महोबा राज्य भी वीरोचित प्रतियोगिता का आयोजन करता था, जिसमें भांत भांत के वीरता दिखाने वाले, सूरवीरता दिखाने वाले कार्यक्रम किए जाते थे। एक बार महोबा के राजा परमाल ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि खूंखार सिंह जो कई दिन का भूखा भी था, उसको कोई भी वीर योद्धा अगर वश में कर लेगा तो उसे महोबा की तरफ से राजोचित इनाम दिया जाएगा, बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनकर वहां पर आसपास के राज्य से भी बड़े बड़े वीर पराक्रमी योद्धा आए हुए थे। आसपास के राजाओं को भी ये प्रतियोगिता दिखाने के लिए महोबा के राजा ने निमंत्रण दिया था। रंगभूमि सज चुकी थी, बड़े रंगमंच पर राजा परमाल बैठ के, उनके आसपास ही सभी राजा भी बैठे हुए थे। चारों ओर आम जो जनता थी, महोबा की आसपास से भी जो जनता आई थी, वो सभी इस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थी। कैसे कोई खूंखार जंगली सिंह से भिड़ जाएगा, कैसे जूझेगा, तो ये देखने के लिए सभी उत्सुक थे। वहां खुले मैदान में बीच में उस खूंखार जंगली सिंह को खुला छोड़ दिया गया। जो भी वीर योद्धा अपने बल पर गर्व रखते थे वो अपना अपना भाला लेकर बारी बारी से उस सिंह के सामने गए। लेकिन वो सिंह क्या था, ताकत इतनी थी उस सिंह में कि उसके नुकीले पंजों से ही ऐसा वार करता था कि गर्दन अलग कट कर गिर जाती थी। अपने लोहे जैसे सख्त दांतों से वो एक ही बार में खोपड़ी पकड़कर उखाड़कर फेंक देता था। ऐसा भयंकर दृश्य जब उस सिंह ने दिखाया तो बाकी के जो वीर योद्धा थे वो भी वहां से खिसक लिए। कौन जाके अपने प्राण दे किसी छोटे से इनाम के लिए। तब वहां पर कोई भी योद्धा नहीं आया, न कोई महोबा का न कोई बाहर का योद्धा। ये राजा परमाल देख रहे थे। अब बाहर के योद्धा ना आए तो चल भी जाए, लेकिन महोबा का कोई योद्धा ना आकर इस प्रतियोगिता को जीते तो राज्य की बड़ी ही नीची हो जाएगी। तब राजा परमाल बहुत देर इंतजार करते रहे, लेकिन खींच कर क्रोधित होकर खड़े हो गए सिंहासन से। तब बड़े ही उच्च स्वर में उस रंगभूमि के मध्य में राजा परमाल बोले, क्या महोबा में अब कोई ऐसा वीर नहीं बचा? क्या कोई ऐसा अब योद्धा नहीं बचा? क्या दक्षराज और वक्षराज के साथ ही सूरवीरता भी महोबा की चली गई? क्या कोई इस सिंह को वश में नहीं कर सकता? जब राजा परमाल ने उस भरी रंगभूमि में ऐसी ललकार दीनी तब कोई तो खड़ा नहीं हुआ, मलखान खड़े हो गए। तब मलखान बोले, महाराज आप कैसी बात करते हो? जब तक दक्षराज और वक्षराज के पुत्र जीवित हैं तब तक आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता। अरे आप इस सिंह की बात करते हो, इस शावक की बात करते हो, इसकी इतनी सामर्थ्य कहां कि ये मलखान को एक मुहूर्त भी सह पाए। मलखान ये कहते कहते क्रोधित होकर उस रंगभूमि में कूद पड़े। पीछे से आला बोले, भैया मलखान अपना भाला तो लेते जाओ, इस भाले को तो लेते जाओ, कैसे लड़ोगे? तब मलखान ने मुस्कुराते हुए आला से कहा, भैया देखो वह सिंह निहत्था ही गर्जना कर रहा है, फिर आप ही कहो मैं हाथ में शस्त्र लेकर कैसे जा सकता हूं? जब वो सिंह निहत्था है तो मैं भी निहत्था ही लड़ूंगा। ऐसी बात सुनकर वहां का प्रत्येक व्यक्ति सन्न रह गया था। यहां रंगभूमि के मैदान में मलखान और सिंह एक दूसरे पर टूट पड़े। वो खूंखार सिंह था, लेकिन मलखान भी कोई साधारण कोटि का वीर नहीं था। दोनों में खूब जोर का द्वंद्व हुआ। यहाँ ये सिंह अपने नुकीले पंजों से वार कर रहा था, वहां ये वीर मलखान
मलखान अपने लोहे जैसी मुष्टिका का प्रहार उस सिंह पर कर रहे थे। तब अंत में मलखान ने उस सिंह के दोनों जबड़े पकड़ लिए। दोनों जबड़ों को पकड़कर मलखान ने ऐसा खींचा कि उस सिंह का वहीं प्राणांत हो गया। चारों तरफ ये देखकर मलखान की जय जयकार हो गई। कमला तब कहती है पारस से, जिस वीर मलखान ने 12 वर्ष की अल्पायु में एक नाहर एक सिंह का जबड़ा चीर दिया था, उस मलखान से स्वामी आपका युद्ध अब हो तो मुझे शंका है। अब मैं नहीं चाहती। केवल कन्नौज से युद्ध होता तो बात अलग थी, लेकिन भैया आला ऊदल और मलखान से पार पाना बस की बात नहीं है। आप कृपा करके राजकुमार लाखन को ब्रियागढ़ में स्वागत करके लाइए और 12 वर्ष का कर देकर इस रार को समाप्त कीजिए, क्योंकि इस युद्ध से ब्रियागढ़ को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तब कमला की ये बात सुनकर पारस तमतमा गए और बोले, एक छत्रानी को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने पति को कायरता का पाठ पढ़ाए। अरे रणभूमि में केवल 2 ही परिणाम वीरोचित कहे जाते हैं, या तो आप अपनी शत्रु सेना को धूल में मिला दो, या लड़ते लड़ते स्वयं वीरगति को प्राप्त हो जाओ। क्या तुम्हें मेरे वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद चिता में प्रवेश करने से डर लग रहा है, भय लग रहा है, या तुम अपने भाइयों की गर्दन मेरी तलवार से बचाना चाहती हो? क्योंकि आज मलखान को मैंने 22 बार रणभूमि से खदेड़ा है, लेकिन कल ये सौभाग्य मलखान को नहीं प्राप्त होगा। कल मलखान के साथ आला ऊदल भी ब्रिया के रण मैदान में ही वीरगति प्राप्त कर चुके होंगे। जब ऐसा कहा पारस ने, तब कमला भी चुप्पी साध गई। वो रात्रि व्यतीत हुई, सुबह की बेला आई। पारस सज धज कर फिर से ब्रिया के रण मैदान की ओर अग्रसर होते हैं।